मिस्टर स्पीकर, बजट पे अपने पार्टी का मौक़िफ़ देने के साथ साथ मैं ये भी बतला दूं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की मैराथन मीटिंग्स के बाद कुछ चीज़ें हमने अक्स की हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। किसी मुल्क की इकॉनमी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। पहला इंडस्ट्री, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा सर्विस सेक्टर। अब हमने देखना है कि इन तीनों सेक्टर में हमने क्या परफॉर्म किया। इंडस्ट्री में हम टारगेट अचीव नहीं कर सके और बिलखुसूस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़े दर्जे की सनअत -1.5% रही है, यानी मनफी में रही है। हालांकि टैरिफ भी वज़ीर आज़म ने 7 रुपये 50 पैसे कम किए, मार्कअप रेट 23% से कम होकर 11 हो गया, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी कम थी। उसके बावजूद आपका लास्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर परफॉर्म नहीं कर सका, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कहाँ पॉलिसियों में नुक्स है। दूसरी चीज़ सर्विस सेक्टर, वो भी टारगेट अचीव नहीं कर सका। और तीसरी चीज़ जो हमारी रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है, उसमें भी बुरी तरह मार पड़ी है। कॉटन की क्रॉप 30% कम हुई है, जो 13 मिलियन बेल होती थी, हम 6 और 7 मिलियन बेल की बात कर रहे हैं। शुगर केन भी कम हुआ है। वीट का लास्ट ईयर जो मसाइल थे फार्मर के साथ, उसकी वजह से वीट का भी शॉर्टफॉल है और राइस का भी शॉर्टफॉल है। तो ये तीनों सेक्टर जो है हमारे जो मुल्क की इकॉनमी को बनाते हैं, वो अपने हदाइफ हासिल नहीं कर सके। जीडीपी जो हमारी 2.6% रही है, जो यकीनन पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% रही है और हमारी जीडीपी ग्रोथ 2.6% रही है। इसके माने हमारा नेट ऑफ ज़ीरो हो गया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को या कंट्रोल करना है या जीडीपी को बढ़ाना होगा। एफबीआर ने अपने टारगेट में 581 अरब रुपए का कम रेवेन्यू हासिल किया। ये मैं मानता हूँ कि उनको ग्रोथ टारगेट जो 40% का दिया गया था वो रियलिस्टिक नहीं था, और अब जो उन्होंने ग्रोथ ली है वो 26% की और मोरलेस टारगेट उनका अचीव हुआ है। पेंशन रिफॉर्म, ये लफ्ज़ कितना खूबसूरत लगता है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए इस्लाहात, लेकिन जो इस्लाहात हुई उसमें से एक इस्लाहात मैं बताऊंगा तो दुख होगा हमें सबको। पहले पेंशन में पेंशनर की मौत के बाद उसकी बेवा को मिलता था पेंशन, और बेवा के बाद बच्चे जो थे उनको मिलता था। इस बजट में उन्होंने कहा है कि बेवा की डेथ 10 साल के बाद बच्चों को नहीं मिलेगा। तो यानी वो बच्चे फिर रोड पे जाएंगे भीख मांगने या क्या? ये हम सब का एक सवाल है। पावर सेक्टर में उससे पहले एक और इस बजट में है कि पावर टू अरेस्ट, कि किसी बिजनेस कंपनी को, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को, उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को और एनी सीनियर उसके एम्प्लॉय को अरेस्ट किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ये एक बहुत हार्श क्लॉज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत नफ्स के भी खिलाफ है कि आप किसी को पकड़ के हथकड़ियाँ लगा दें। सही है, जुर्म हुआ होगा, टैक्स एवेजन हुआ होगा, टैक्स चोरी भी हुई होगी, लेकिन इस तरह से सील करना और कंप्यूटरों को ले जाना, मैं समझता हूँ ये वो हार्श इक़दामात हैं जो मैं कम से कम और हमारी पार्टी इसके फेवर में नहीं है। इसको भी रिव्यू किया जाए। उसके बाद
एक और क्लॉज निकाला है एलिजिबल फाइलर का, यानी जिसने मकान खरीदने उसने लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी होगी कि उसमें इतने पैसे जायज हैं कि वो मकान खरीद सकता है, तो वो मकान और इसका फैसला करेगा रजिस्ट्रार। ये चीज़ हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में लाए थे, जिली कमेटी भी बनी थी, बिजनेस कमेटी आबाद और आरिफ हबीब साहब सब लोग आए थे, और तय ये हुआ था कि नहीं इसको अभी रोका जाएगा, हम एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और उसमें ये बताएंगे कि हमें ज़रूरत नहीं हम पिछले साल के रिटर्न्स पे जाएं, हम मौजूदा रिटर्न्स पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। वो मैंने कल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में भी चेयरमैन एफबीआर मिनिस्टर साहब से उठाया था, और अभी भी मेरी वही डिमांड है कि आप इसको नाफिज करने से पहले वो इक़दाम हमें बता दें, वो ऐप बता दें जिसमें आपने कहा था कि आपके तमाम खदशात जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यकीनन बहुत अच्छा इस हुकूमत ने इक़दाम किए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स जो प्रॉपर्टी परचेज पे है जो 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे 7% थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। टैक्स क्रेडिट अनाउंस किए गए हैं, मॉर्गेज फाइनेंसिंग मुतारिफ कराई गई है, लेकिन आप फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन बंद क्यों कर रहे हैं? अगर मॉर्गेज फाइनेंसिंग आपने राइज करना है गरीब लोगों को मकानात की फाइनेंसिंग, तो इसको भी रिव्यू करें आप। स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदने पे 4% से 1% कर दी है। ये वो इक़दाम हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, जो रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। पूरे बजट में जो सबसे मजबूत चीज़ होती है मिस्टर स्पीकर, वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट खसारे में है, ये करंट अकाउंट सरप्लस है। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल हमारा 1.4 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, इस बार हमें 1.8 अरब रुपए का सरप्लस मिला है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है और इस पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्राइमरी सरप्लस भी 3% है हमारा। सर्कुलर डेट पे मेरा एक सवाल है, इस वक्त हमारे गर्दिशी कर्जे 2300 अरब रुपए पावर सेक्टर के मौजूद हैं। हमें ये बताया गया कल की मीटिंग में भी और परसों की भी मीटिंग में भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कि हुकूमत बैंकों से कर्जे लेके इसकी अदायगी करना चाहती है, और वो जो कर्जे लेंगे वो भी कैबर +1, यानी कैबर का रेट इस वक्त 11% है, 1 ऊपर ऐड कर दें तो 12% पे बैंकों से लेके ख़त्म करेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बैंकों से लेके 500 अरब रुपए का सालाना आपका जो मार्कअप होगा, वो कह रहे हैं कि हम लीवे लगा के 5 साल में वसूल करेंगे। ये मंतक मुझे नहीं समझ में आई कि 2300 अरब गर्दिशी कर्जे बैंक से कर्जे लेके 12% की इंटरेस्ट पे आप ख़त्म करेंगे और हम लोगों पे लीवे लगा के 5 साल तक लीवे से वो बैंकों के जो आपने लोन लिया है गर्दिशी कर्जों को एडजस्ट कराने के लिए उसका एडजस्ट करेंगे। ये एक सवाल है। पर कैपिटल इनकम में इजाफा हुआ है, पिछले साल $1680 था, इस साल $1824 आई है। डिफेंस के बजट में इजाफा हम सपोर्ट करते हैं, उन पे हमारी जाने निछावर। आज जो बात सुनी है वजीर दिफा साहब की, कुछ चीज़ें थी जो इल्म में नहीं थी, साइबर वायरस के जो बातें और उनके किरदार, उनकी जहानत, उनकी महारत सुन के दिल बहुत बड़ा हुआ है। हमारे मान में हमारे उनको जो प्राइड है वो हमारी उस पे इजाफा हुआ है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट आईटी की बड़ी है, 3.1 अरब डॉलर पे चली गई है, जो 7% इजाफा है, और राइस की एक्सपोर्ट भी 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसके साथ इंपोर्ट में
इजाफा ज़्यादा हुआ एक्सपोर्ट में इजाफा के मुकाबले में, और वही तिजारती खसारा पैदा कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इंपोर्ट लेड ग्रोथ के बजाय एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के मॉडल को जो दुनिया में है और कामयाब मॉडल है वो हम फॉलो करें। FBR ने रेमिटेंसेस, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, ऑल टाइम हाई 38 अरब डॉलर इस साल हमें मौसूल हुई है, जो रिकॉर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है। ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं सलाम पेश करता हूँ। FBR का टारगेट जो ओरिजिनल था वो अचीव नहीं हो सका था, 12,913 का तो टारगेट था, फिर इसको रिवाइज जब करा 12,333, तो 581 अरब रुपए हमें कम करना पड़े हैं। और नया टारगेट जो तय हुआ है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा जून के एंड तक। लास्ट ईयर हमारा टारगेट 9,252 अरब रुपए था। सर, हमारी इकोनॉमी का साइज माशाल्लाह 411 अरब रुपए पहुंच गया है। ये गुज़िश्ता साल 372 अरब डॉलर था, तो हमारी इकोनॉमी में भी तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। 372 बिलियन डॉलर से हमारा इकोनॉमी का साइज 411 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सर, इसमें फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है 2.6%। अफरात ज़र पे सर मुझे बात करनी है, जो 4.6 से लेकर 7% तक का एक हदफ दिया गया है, लेकिन जो बिजली की कीमतें महंगी और गैस की कीमतें लीवे लगा के महंगी होंगी, और पेट्रोल मसनूआत में जो 2.5 रुपये मज़ीद फी लीटर लीवे लगेगा, तो पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी हो जाएंगी, और जब पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी होंगी तो अफरात ज़र में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। तो ये मेरा अफरात ज़र पर है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट 681 अरब रुपए रहा है, यानी निजी शोबे की बैंकों से जो कर्जे लिए गए हैं 681 अरब रुपए हैं। ये एक वक्त पहुंच के 1000 अरब रुपए पे थी। तो ये सवाल है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा है, कम क्यों हुआ है? अब तो रेट भी कम हो गए हैं, जो 23% से कम होके 11% पे आ गए। जी, वाइंड अप कीजिए। आखिरी ये सब 2-3 चीजें बस सर। एसओईज की ब्लीडिंग 8 अरब रुपए की अपनी जगह है। सर, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है स्पीकर साहब, वो अपनी जमा पूंजी बैंक में रखते हैं, और वहाँ से जो मार्कअप मिलता है उससे वो मंथली या क्वार्टरली लेके गुजारा करते हैं। इसके मार्कअप पे विदहोल्डिंग टैक्स 15% था। वो सफेद पेश लोग, अब उन्होंने उसको बढ़ा के FBR ने 15 से 20% कर दिया है। वो सफेद पोशों का जो इसी पे जिनका दारोमदार था, ये मैं अपोज करूंगा और कर रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन BR ने भी वादा किया था कि उन सफेद पोशों को हिट ना करें। 15% इटसेल्फ इज अ वेरी हाई विदहोल्डिंग टैक्स, उसको 20% करना, आप ज़्यादा 16 कर दें, लेकिन इसको 20% जो है वो ज्यादती होगी। जी प्लीज वाइंड अप। सर लास्ट है सर, लास्ट। जी। सोलर पैनल पे 18% GST लगा दिया, जो आपकी अपनी पॉलिसियों का तजाद है। आपने मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी को फरोग देने की बातें की हैं। ये एक आदमी घर की चीज़ें बेच के कर्जे लेके पैनल लगाता है ताकि बिजली का बिल अफोर्डेबल हो। एक तो नेट मीटरिंग के नया कवानीन ला रहे हैं, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिलहाल उसको रोक दिया और एक कमेटी बनाई। लेकिन आप इंपोर्ट के ऊपर जो इस बुनियाद पे लगा रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चर पे भी लगता है, तो भाई हटा दें लोकल मैन्युफैक्चर का। अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं सोलर पैनल को, हटा दें उनको। आप उन पे भी लगा दिया और अब इंपोर्ट पे भी लगा दिया, से नतीजे में सोलर पैनल महंगा होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए
आपकी हौसला शिकनी होगी। मेरी रिक्वेस्ट है जेब साहब, ये चीज मेरी रिक्वेस्ट है, सोलर पैनल पे ये मुनासिब नहीं है महंगा करना। एक तो वो अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, और उसके बाद वो 18% आपको जीएसटी दे इंपोर्ट पे, ना करें जुल्म, ज्यादती है ये। ठीक है जी, थैंक यू इख्तियार बेग साहब जी। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक गिला कह दे, एक कंप्लेंट कह दे कि कल हमारे अपोजिशन लीडर ने और दीगर जो हमारे लीडर हजरात ने तकरीर की थी, अभी तक जो है ना वो मीडिया पे चले हैं। और दूसरा ये है कि मुझे शिकायत आई है कि उसमें बहुत ज़्यादा अली मोहम्मद साहब ने जो कहा है कि उसमें बहुत कट फेस किया गया है। और मैं भी किसी वक्त इस चेयर पे रहा हूँ, मैंने जब एक्सपंज के अलावा कोई लफ्ज़ किस्सा नहीं किया है। तो मैं आपसे रूलिंग चाहूँगा, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, हम ज़रूर ये करेंगे कि चाहूँगा कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर इधर आपका लायो चलता मिलेगी। मुझे अली मोहम्मद साहब का मैसेज आया था सुबह, मैंने सुबह ही चेक कराया, उसमें थी कुछ जो मैंने वापस करवा दी है जी। इंशाल्लाह आपकी जाएगी। तो दूसरी बात ये कि और इस तरह उमर अयूब साहब की भी है, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता था कि इस असेंबली का और इस पार्लियामेंट का एक डेकोरम है, एक प्रेस्टीज है, इसके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो एमएनएस हैं, इनके प्रिविलेजेस हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं, मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपसे तो ये उम्मीद रखता हूं, पीपल पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप लोग हमेशा जमहूरियत की चैंपियन रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है अपोजिशन के साथ, कि अपोजिशन की जो रूटीन स्पीचेस हैं, जो उसका हक है कि वो अपनी बात कौम तक पहुंचा सके और अपना नुक्ता नज़र दे सके, इस पार्लियामेंट में इस वक्त हमें अपना हक नहीं मिल रहा है और हमारा प्रिविलेज मुसलसल जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। जनाब स्पीकर, ईरान पे जो इसराइल ने हमला किया है और जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया है और अपना जो हक की दिफा इस्तेमाल कर रहा है, हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं। हम भरपूर तरीके से जो है ना अपनी जो हमारी इसराइल मुसलसल, आप थोड़ा मेरा बारी करें, सॉरी जी। देखिए, इसराइल ने मुस्लिम ममालिक का ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज, इधर अंदर चले जाएं, लॉबी में अगर बात करनी है। जितना इस वक्त ईरान के ऊपर इसराइल ने एक हमला किया है और जो कुछ ईरान अपनी सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और ये समझते हैं कि इस मौके पे ईरान को अकेला छोड़ना, ईरान के साथ जो है ना उसका मुकम्मल साथ देना, यह हमारा अखलाकी फर्ज है। इसराइल ने जिस तरह फलस्तीन में जेनोसाइड किया, जो बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों, किसी जगह को नहीं छोड़ा, और जो फलस्तीन की नस्लकुशी कर रहा है, इस वक्त न कोई ह्यूमन राइट्स, न वो ममालिक जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स की चैंपियन समझते हैं, किसी तौर पर वो इस पे
आवाज नहीं उठा रहे बल्कि खामोश है। और खासकर जो हमारे इस्लामी उम्मा है उसकी भी खामोशी मानी खैज है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इफेक्टिवली OIC के लिए, उस OIC को बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, क्योंकि जब पाक भारत तनाज़ा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ भरपूर साथ दे रहे हैं। मुझसे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने इशारतन कनायतन और डायरेक्ट भी हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना तनकीद की। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस मुल्क को बहुत बड़ी इज्जत वर्ल्ड कप दिया, शौकत खानम अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटियां दी और सबसे पहले इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो हर लिहाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने एक हवाला दिया, ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में चले गए, लेकिन मैं उसकी जो रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूं। उसने कहा कि आपने जो अटैक हुआ 19 में और 2019 में, जिस तरह पुलवामा में और जिस तरह इमरान खान ने इस पार्लियामेंट में तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, अगर कोई समझता है कि वो हमारे सरहदातों के ऊपर हमला और होगा, तो उसने कहा हम सोचेंगे बाद में, जवाब पहले देंगे। और दिया। और आपने देखा कि एक जितना उसने किया हमने उससे डबल होकर जवाब दिया। उसका पायलट गिरफ्तार हुआ इस पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे। हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया। जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को की वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। हमने तमाम मामलात में इस पार्लियामेंट को इज्जत दी। अभी क्या सूरत हाल है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस पूरे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब आपका लीडर किधर था? क्या उसकी कोई एक स्टेटमेंट आई है? क्या उसने कोई मजम्मत की है? इमरान खान इस हुकूमत की जबर और जुल्म की वजह से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, उसने अपनी कौम की नुमाइंदगी की और किसी भी तौर पर अपने मुल्क के सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने ये बहाना नहीं बनाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो है ना एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। अभी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सब तरह की क्या है वो भी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप इससे कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है।
तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेक्स बजाने हैं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ख्वाजा साहब, आपने माशाल्लाह बहुत जानदार तकरीर की, लेकिन आपकी एक तकरीर पुरानी भी है। अब मुझे दे दे थोड़ा, वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता हूं। बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके ये अच्छा साहब, ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर लें। ये आपका देखे, हमारे लीडर इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। हम अपने मुल्क के इदारों पे, अपनी फौज पे फख्र करते हैं, हम हमेशा अपने फौज के साथ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके पास कोई शर्म और हया है, कोई शर्म और हया है। आप इस वक्त जिस सीट पे बैठे हैं, क्या आप इस सीट को आवाम ने आपको दिया है? पारम 47 के पैदावार इधर आपको ज़मीर बरामद नहीं करता, आपके अंदर कोई शर्म और हया नहीं आती, और आप पूरी लाहौर में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग जीती है, टोटल 17 सीटों के मालिक है। और चोरी और किसको कहती है? तुमने तो मैंडेट चोरी किया है, और तू जो तनख्वाह ले रहा है, हराम तनख्वाह ले रहा है, और तू जो प्रिविलेज ले रहा है, हराम प्रिविलेज ले रहा है। तुम जो कानून सारे, ये फिर कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं, 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से उसके ऊपर जो है ना, हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है? यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट में कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहां बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही? किधर ये पार्लियामेंट रही है? और मुझे पता है कि हमारी कोई बात जो है ना, न मीडिया में आएगा, कोई आएगा, लेकिन इस तरह ये हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं चला करती। जनाब स्पीकर, और एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में, ये तो लाइव जा रही है, शुक्र है कि बिलाखिर ये चली गई लाइव। जनाब स्पीकर, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात करता है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। आप जितना करे जुल्म करे, जितना तुम्हारा बस चले चलाओ, गोली चलाते हो, जेल भेजते हो, जो कुछ करना चाहते हो करो, हम डट के खड़े रहे इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। और कोई अगर समझता है कि इस हथकंडों से इमरान खान वो आप इसको कमजोर करेंगे, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं इस वक्त दूसरी इश्यूज जो अपनी सूबे के हवाले से 2-3 इश्यूज हाईलाइट करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे का एक शेयर मुकर्रर है। हमारे सूबे का इस वक्त जो शेयर है वो 14% है। जब फाटा मर्ज हो गया तो उसका शेयर पर पॉलिसी वो
19% बन गया। अभी तक जो हमारा बुनियादी शेयर है कि जब खैबर पख्तूनख्वा को अपना शेयर मिले 19%, अभी तक वो उसका फैसला नहीं हो रहा और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी बुनियादी कानूनी आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। और उसके मुताबिक जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमें 1% दिया जा रहा है, और अब मियां शहबाज शरीफ साहब जब भी जाते हैं कहते हैं आपको तो 1% मिल रहा है, हम 1% इतने अरब मिले हैं और आपने अपनी पुलिस के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त इस वक्त जो हमारे 4.84 ये हमारा शेयर है, अभी तक आप नहीं दे रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारा शेयर बनता है 19.46 और इसकी जो आदाद शुमार है वो आपके पास पर ईयर हमारा जो है ना बनते हैं 381 बिलियन हमारे हर साल के बनते हैं। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे हैं। आपने वादा किया था कि फाटा मर्जर में हम हर साल 100 बिलियन और 10 साल में 1000 बिलियन जो है ना वो हम खैबर पख्तूनख्वा को देंगे ताकि फाटा की डेवलपमेंट पे काम हो जाए। अभी तक वो पैसे कहाँ हैं? गुज़िश्ता 6 सालों में 478 बिलियन रुपए जो है ना उसकी अदम अदायगी अभी रहती है। इसके अलावा पीएचडीपी में जो इन्होंने शेयर रखा है, कल मरूब साहब बता रहे थे 55 करोड़ रुपए टोटल पीएचडीपी में इन्होंने शेयर रखा है। यानी एक सूबे को आप अपने एनएफसी का जो शेयर है उससे भी महरूम रख रहे हो। जो 3% कमिटमेंट की गई थी कि तमाम सूबे 3% शेयर देंगे और वफाक देगा 3%, अभी तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अपना 3% दे रहे हैं, बाकी कोई सूबा और वफाक अपना शेयर नहीं दे रहा। आप एनएफसी में हमारा ड्यू शेयर नहीं दे रहे, आप जो कमिटमेंट है 3% वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हमारा जो इस वक्त सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट पे जो हमारा बनता है 123 बिलियन 123 बिलियन रुपीस हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट में बनता है, वो नहीं दिया जा रहा है। जो टोबैको में हमारा बनता है वो नहीं दिया जा रहा, टोबैको सेस में। तो ये तो इस किस्म की है कि पहले जब अंग्रेज के दौर में जब किसी गांव में एक शख्स कोई कार्रवाई होती थी तो पूरी गांव को सजा दी जाती थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया और इसकी वजह से पूरी खैबर पख्तूनख्वा को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है। उनकी बुनियादी हुकूक और उनकी बुनियादी फंड नहीं दी जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, जब से पीडीएम की हुकूमत बनी है। यानी क्या गुनाह किया? क्या वो इस मुल्क की इकाई नहीं है? क्या कानून और आइन के मुताबिक वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या जो हमारा हक बनता है, हमारा शेयर बनता है और आइन और कानून के मुताबिक हमारा शेयर बनता है, आप हमें नहीं दे रहे हैं? जनाब स्पीकर, मैं किसी को नहीं चाहता कि वो इस हालत तकलीफ से गुजरे जो कि हमारे फाटा के लोग गुजरे हैं। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी की पूरी गांव वो उजाड़ दी जाए, वो माइग्रेट की जाए, उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग दूसरों के डेरों में, मस्जिदों में, घरों में रुल रहे हों और फिर आप इसको कहें कि नहीं, यहां तो आप जो है ना स्मगलिंग कर रहे हैं। यानी इस वक्त फाटा के साथ स्टेट ने क्या क्या है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या कॉलेजेस बनाए हैं? क्या रोड्स बनाए हैं? क्या क्या है? और जो इस वक्त फाटा को मर्ज करके उसका सारा बोझ सूबे पे डाला गया है, सूबे की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं हो सकती कि वो पूरा बोझ को उठा सके और वफाक अपना शेयर नहीं कर रही है। तो ये बुनियादी तौर पर कलेक्टिव पनिशमेंट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिया जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और अभी एक नया टैक्स जो है ना, जो फाटा और फाटा के ऊपर जो है ना 10% टैक्स
फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जो इन्होंने फाटा और पाटा के ऊपर नया टैक्स लगाया है, मिनिस्टर सेल टैक्स लगाया है। मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहिए जी, आपकी तवज्जो चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपकी तवज्जो चाहिए। जो आपकी मैं वो आप मसरूफ इसलिए मैंने आप कहा कि जो फाटा और पाटा के ऊपर जो टैक्स लगाया, सेल टैक्स लगाया है 10%, आपने गुज़िश्ता पहले साल जो है ना मेहरबानी की थी, इसको विड्रा किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे किस्म के इकदाम हुए? देखिए, जो फाटा और पाटा पे जो टैक्स की छूट थी वो इस वजह से थी कि वो वार एंड टेरर की वजह से सबसे बुरी तरह मुतासर रहा। अभी तक वो इलाका उस सिचुएशन से नहीं निकला। ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो वैसे हैं जो अफगानिस्तान के साथ आपका तजारत तकरीबन बंद है, आपको खूब इल्म है, आपकी नॉलेज में है सब कुछ। इसके बावजूद जब आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो थोड़ा बहुत जो कारोबार जो रोजगार चल सकता है वो भी नहीं होगा। तो ये मेहरबानी करें, स्पेशली को रिव्यू कर ले। हम आपके साथ बैठ जाएंगे, अगर आप हमें टाइम दे दें, हम के साथ बैठ जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है तो ये क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में जो है ना, ये कौन बात देखा, तो ये जो है ना, ये आप मेहरबानी करें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इस सूरत हाल में फाटा के अवाम जो है ना इस टैक्स को वो पे कर सके। हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आपने पहले भी क्योंकि हम आपको समझते हैं कि आप टेक्नोक्रेट है, आपकी पॉलिसी के साथ हमारा इख्तलाफ हो सकता है, आपकी शख्सियत के साथ नहीं हो सकता, और हम ये समझते हैं कि आप इस इशू पे बिल्कुल हम समझते हैं कि आप थोड़ा डिफरेंट वो है और आप पॉजिटिवली सोचते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में जो है ना अपना किरदार अदा करेंगे और इस टैक्स को विड्रा करेंगे। मैं इस वक्त लोड शेडिंग के हवाले से अपनी सूबे की जो लोड शेडिंग है, जनाब स्पीकर, इस ईद के दौरान हुकूमत ने फैसला किया, नहीं मैं चूंकि मुझे 4-5 मिनट और चाहिए होगा, मैं सिर्फ अपने इलाके के हवाले से अभी बात करना चाहता हूँ। ये ईद हमने तकरीबन एक गज़ाब से कम नहीं गुजारा। आपको पता है पूरा KPK में इस किस्म का कुर्बानी की जो है ना कुर्बानियाँ होती हैं गोश्त लोगों की, और फिर बहुत 24 घंटे में 2 घंटे बिजली अवेलेबल थी। हुकूमत मुसलसल जो है ना ऐलानात कर रही थी कि ईद की 3 दिन कोई बिजली नहीं जाएगी। आप यकीन रखें, ये शहराम खान बैठा है, कल इसके घर के सामने पूरे लोग बैठे थे। इनका क्या गुनाह है? यानी बिजली जो है ना वो फाक का सब्जेक्ट है, पेस्को है, लोग हमारे घरों के सामने बैठे हैं और 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली। और फिर इंटरेस्टिंगली लोड शेडिंग की मुख्तलिफ तरीके है। एक लोड शेडिंग है, एक लोड मैनेजमेंट है, और फिर एक फोर्स लोड शेडिंग है, यानी NTDC भी जो है लोड शेडिंग की जाती है। और फिर इसके साथ वोल्टेज जो है ना इतना कम हमें बिजली देते हैं कि उसका वोल्टेज इंतहाई कम होता है। उसकी वजह से जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं वो सारे जल जाते हैं, नुकसान होता है। और ये खैबर पख्तूनख्वा, ये जो तुरबेला डैम है, तुरबेला डैम ये हमारे ज़िले में, और इसका पावर हाउस जहाँ बिजली जनरेट होती है वो भी स्वाबी में है। और इसका जो टोटल इस वक्त जो बिजली जो पैदावार है इसका ये 6200 मेगावाट सिर्फ तुरबेला से पैदावार है। और हमें ये जो आईन के मुताबिक ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
कि इस वक्त जो कंपनियां हैं वो सारे जो शिफ्ट हो गए उधर कश्मीर, और यहाँ चंद कंपनियों की को ये पूरी जो हमारी किसान बिरादरी है जो टोबैको इसके हवाले कर दिया गया। उसका मसला क्या होगा? उसका मसला ये होगा कि क्योंकि चंद लोगों की जागीरदारी कायम हो जाएगी, वो मनपसंद कीमत डिमांड करेंगे, वो उसकी वजह से हमारे किसान बुरी तरह वैसे भी मुतासर है। इस हुकूमत पे तो किसान पंजाब के हो, वो गंदम के किसान हो, वो शुगर मिल के किसान, गन्ने के किसान हो, या दीगर या सिंध के किसान हो। किसान तो वैसे ही रुल गए, किसान को तो तबाह बर्बाद कर दिया। इस हुकूमत के एजेंडे में तो किसान है ही नहीं। किसान को तो उन्होंने जिस तरह पंजाब के किसानों को उन्होंने ओपनली छोड़ दिया कि प्राइवेटली जो मैनेज कर सके, और उन्होंने मरियम मैडम ने अपने आप को लाताल्लुक रखा है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा कि किसान तुम्हारा क्या हाल करेगा। पंजाब में आप समड़ियाल में आपने अंदाजा कर दिया, अगर ये इलेक्शन फ्री और फेयर होता तो समड़ियाल में आपका कोई सीट न होता। तो मैं सिर्फ मुतालिबा ये करता हूँ कि टोबैको के लिए सबसे पहले जो मिनिमम इंडिकेटर प्राइस है उसका जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए, और साथ साथ मेरा ये भी मुतालिबा है कि जो छोटी छोटी उन्होंने कश्मीर में यहाँ जहाँ भी, इनको हर सूरत में, हमें इस ताल्लुक नहीं, आप इंडस्ट्री के साथ जो भी जितना भी टैक्स लेना चाहते हैं, जितना टैक्स लेना चाहते हैं, आखिरी बात कीजिएगा प्लीज, लेकिन जितना भी टैक्स लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करे, उनकी जो कीमत है वो कीमतें सही तायुन करवाएं, उसको प्रोटेक्ट करें। मैं सिर्फ बिजली के हवाले से आखिरी कहूँगा कि अगर ये 3 मुतालिबात हैं, टोबैको की आवाम को उनका हक नहीं दिया गया, जो फाटा और फाटा की जो टैक्स का उन्होंने लग गया उसको खात्मा नहीं किया गया, और हमारे सूबे में लोड शेडिंग का खात्मा न किया गया, या लोड शेडिंग जो है जो शेड्यूल है पूरे पाकिस्तान के लिए उसके मुताबिक हमारे साथ भी डील किया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पाकिस्तान के नुमाइंदे और शहरी तस्लीम किया जाए। अगर ये जो लोड शेडिंग है इसका खात्मा नहीं किया गया तो हम ये सारे जहाँ बैठे हैं हमने फैसला किया है कि हम सब मोटरवे पे बैठेंगे, ठीक है, और अपने हवास तक अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ, और इमरान खान ज़मीर का कैदी है। इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा लीडर है। मैं मुतालिबा करता हूँ कि इमरान खान खामोशी से सुने, अली मोहम्मद खान साहब खामोशी से सुने। इमरान खान असद कैसर साहब तकरीर कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त इसके खिलाफ जितनी केसेस है, हम रिहाई चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। शुक्रिया, हम शुक्रिया, 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 ठीक है जी। नवीद कमर साहब, फारूक सत्तार साहब। क्या हुआ? कितनी तो गर्लफ्रेंड को भी मिलन करता है। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है कि हम हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात हैं, और उसके बाद जहां हम कई बातों पर हुकूमत के साथ मुत्तफिक हैं, तो वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि हमें हुकूमत की बड़ी जमात की बहुत सारी तजावीज़ पर, बहुत सारे इक़दाम पर हमारा इख्तलाफ होता है और इख्तलाफ हो भी सकता है। तो इसलिए बहुत एहतियात से भी अगर मैं अपनी गुफ्तगू करूं तो कहीं ना कहीं मेरी तनकीद मेरे इत्तेहादी भाइयों को थोड़ा तकलीफ दे सकती है, जिसके लिए मैं उनसे पेशगी माजरत चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, स्पीकर साहब तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखें।
उनको बिठाएं अफरीदी साहब। स्पीकर साहब, आज एक तारीखी मौका है। अल्लाह ताला ने हालिया पाक भारत जंग में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी अता की है और ये मार्का तो हमने मार लिया, जिसमें हम अफवाज पाकिस्तान के सरबरा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और अफवाज पाकिस्तान के जो तीनों शोबे हैं, आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, उन्होंने अपनी अपनी जगह जिस तरह अपनी पेशावराना महारत का सिक्का जमाया, पूरी दुनिया ने उनकी परफॉर्मेंस का लोहा माना और अल्लाह ताला ने पूरी अक़वाम आलम में आज हमें सर उठाकर चलने का मौका दिया। इसके लिए हम अफवाज पाकिस्तान, उनके सरबरा और अवाम पाकिस्तान और जो हमारी हुकूमत है उसको जितनी मुबारकबाद दे कम है, जितना शुक्रिया अदा करे कम है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। अब इस मौके से हमें फ़ायदा उठाकर अब जो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है वो वॉर टू वेलफेयर के जंग से अब हम किस तरह लोगों की बेहतरी, लोगों की फलाह, लोगों को मौका देना कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे कम करेंगे, अफराते ज़र के जो आशारिये हैं, जो आदाद शुमार वो 4.6 हो या 7 हो, लेकिन अशियाए खुर्दोनोश और अशियाए ज़रूरत आज भी एक आम गरीब और मुतवस्सत तबके के आदमी के बसात से और उसकी पहुंच से बाहर है। उसके लिए 3 वक्त का खाना, इज्जत के साथ रोजी कमाना आज भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये पाकिस्तान के जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, सिर्फ वो नहीं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर भी एक तबका है जो अपनी सफेद पोशी के भरम को किसी तरह भी कायम रखने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बात को सराहता हूं कि बहुत सारे इक़दामात बहुत मस्बत और बहुत खुशाइंद पेशरफ्त है। मसलन तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दी गई और 6 लाख से 12 लाख अब 5% से टैक्स नहीं देना बल्कि 1% के रेट से टैक्स देना। एक नहीं, 6 से 12 आप देख लें इसको, 6 से 12 1% के हिसाब से अब टैक्स देना है, 5% से नहीं। ये वजीर खजाना की वफाकी जो बजट की तकरीर है, वफाकी वजीर खजाना, उसमें भी ये दर्ज है। तो स्पीकर साहब, ये रिलीफ अपनी जगह है। कुछ कॉरपोरेट सेक्टर को रिलीफ दी गई है। इसी तरीके से हाउसिंग के शोबे को भी रिलीफ दी गई और जो 7% की एक्साइज ड्यूटी थी ये कम की गई। मैं और मेरी जमात इसका खैर मकदम करते हैं और इससे जो हाउसिंग की सनत बैठ गई थी, अगर 7E जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो प्रिजम्पटिव टैक्स लिया जाता है हाउसिंग के शोबे से, मेरे जो बस्तियां बसाने वाले उनसे और रियल इस्टेट से भी मेरे ख्याल में 50 अरब रुपए का टैक्स ये सनत हमें देती थी। अब 25 अरब भी नहीं रहा जब से 7E लगा है। तो हमें आमदनी चाहिए या सिर्फ कागजों में टैक्स के एक खाली खुली के अहदाफ? हमें टारगेट्स चाहिए
या जेन्युइन रियल आमदनी चाहिए। टैक्स बढ़ाते जाएं, टैक्स लगाते जाएं, अपने रेवेन्यू, अपनी आमदनी को कम करते जाएं। इस वक्त मौका है पैराडाइम शिफ्ट का। इस वक्त मौका ये टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पे ये टैक्स स्टॉर्म हो रहा है। टैक्स रिफॉर्म नहीं है, टैक्सों की भरमार अभी भी है। देखें, मैंने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया, खुशाइन बात है। हाउसिंग के शोबे में एक्साइज ड्यूटी खत्म की, खुशाइन बात है। तो भाई लगे हाथों 7E भी खत्म कर दें। और ये जो एक फाइनेंस बिल में शिक आ रही है कि जो टैक्स ना दहिंदगान होंगे, कमिश्नर को इख्तियार दिए जाएंगे गिरफ्तारी के। एक तरफ आप इंटीग्रेशन, एक तरफ आप जो है वो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को हरासा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो ये कैरेट एंड स्टिक भी नहीं है, ये तो स्टिक की पॉलिसी है। स्पीकर साहब, ये कैसे काम चलेगा? तो ये भी गिरफ्तार अगर किया जाएगा तो मेरे ख्याल में आपकी इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा। आपका जो मौका है वो हाथ से चला जाएगा। इस ट्रेन में और बस में सवार हो जाएं, लोगों के साथ खड़े हो जाएं, आवाम के साथ खड़े हो जाएं। एक ऐसा बजट दे। हमने आपकी रहनुमाई के लिए चंद दिनों पहले ये वाहिद MKM पाकिस्तान ने जो शैडो वफाकी बजट पेश करती है, इसमें आमदनी का तखमीना भी है और अखराजात का भी तखमीना है। वॉर टू वेलफेयर में करना क्या है? जंग अब भी लड़नी है, इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़नी है, जहालत के खिलाफ, भूख के खिलाफ, अफलास के खिलाफ, लोगों की बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। अब ये जंग हमें जीतनी है, लोगों के दिलों को जीतना है। सरहदों का दिफा हुआ है, अपनी इज्जत और नामूस का दिफा हुआ है, अपनी सलामती को मजबूत और मुस्तहकम किया गया है। लेकिन स्पीकर साहब, आज की दुनिया में वही ममालिक सही मानों में आजाद, सावरन, खुद मुख्तार हैं जो माशी तौर पर आजाद और खुद मुख्तार और सावरन है। जो माशी तौर पर आजाद, सावरन और खुद मुख्तार नहीं है, वो कहीं ना कहीं गुलामी का बोझ ढो रहे हैं। स्पीकर साहब, हमें माशी तौर पर आजाद होना है, माशी तौर पर खुद मुख्तार होना है, और उसके लिए हमें ये देखना है कि डायरेक्ट टैक्स की बेस को कैसे वसी करेंगे। मुझे ये भी खुशी हुई देख के कि पौने 6,000 बल्कि 5,500 अरब रुपए का डायरेक्ट टैक्स का आपका जारिया साल का तखमीना था, और उसकी रिकवरी ज्यादा हुई है रिवाइज बजट में। और अगले साल के लिए 7,800 1200 अरब रुपया बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी वफाकी वजीर खजाना से पूछा, मुझे बताएं एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स बड़ा कन्वीनियंटली, कनिंगली, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम 7, एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। छोटे जमींदारों को छोड़ दें, अगर तनख्वाहदार तबके पर 6 लाख से ऊपर टैक्स है 1%, 12 लाख तक, उसके ऊपर 2.5%, हर जगह शरह को कम किया गया। आप किसानों, हारियों, जमींदारों पर आप टैक्स की सीलिंग को 50 लाख कर दें, लेकिन जो 50 लाख से ऊपर करोड़ों, अरबों और खरबों की आमदनी है, क्यों इस उज़्र और बहाने के पीछे छुपते हैं कि ये टैक्स सूबाई है? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में इसे सूबों को दिया गया। ये लोगों को उलझाया जाता है, IMF को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, सबकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं,
बल्कि इससे पहले पीटीआई की हुकूमत भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी, किसी हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया। स्पीकर साहब, आपके पास 10,000 तरीके हैं। आप चारों सूबों से आर्टिकल 147 में चारों सूबे मिलकर अपनी असेंबली से मंजूर कराएं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी एफबीआर जमा करेगा, वफाकी हुकूमत जमा करेगी, हम नहीं करेंगे, ताकि आईएमएफ के सामने और पूरी दुनिया के सामने आए कि अगर तनख्वाहदार तबका, मजदूर, जो सर्विस करने वाले, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे टीचर्स हों, असातिज़ा हों, चाहे किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, अगर वो अपनी तनख्वाह पे टैक्स देते हैं, अपनी आमदनी पे टैक्स देते हैं, तो फिर ज़रूरी आमदनी वडेरों, जागीरदारों, बड़े जमींदारों को भी फिर टैक्स देना चाहिए, उन्हें भी अपनी आमदनी पर टैक्स देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं होगा तो खुदा की कसम ये स्टेटस को खत्म नहीं होगा। ये नाइंसाफी अगर कायम रही तो आम आदमी भी फिर क्यों टैक्स दें, फिर रिटेलर भी क्यों टैक्स दें, फिर नॉन फाइलर भी क्यों फाइलर बने? आप कोई वजह तो बताएं कि वो टैक्स क्यों दें। हाँ, ताजरों से कहें, रिटेलर से कहें, रियल एस्टेट से कहें, ब्रोकर से कहें, बिल्डर से कहें कि वो भी अपनी आमदनी को बतदरीज सही आमदनी को जाहिर करना शुरू करें। अगर अपनी सही आमदनी, असल आमदनी को शो करना शुरू करेंगे तो खुदा की कसम इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम ईरान के साथ भी खड़े होंगे, धड़ल्ले के साथ सीना ठोक कर इसराइल की मजम्मत कर रहे होंगे, और पाकिस्तान के जरिए अवाम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा वक्त आया अगर पूरे उम्मते मुस्लिमा पर, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने ईरानी भाइयों और अपने दीगर भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां मजम्मत करते हैं इसराइल की इस जारियत की, इसराइल की सफाकी की, दरिंदगी की, दहशतगर्दी की, फाशिज्म की, वहीं पर उसे ये पैगाम भी देते हैं कि पाकिस्तान हर तरह से, पूरी तरह से अपने ईरानी भाइयों के साथ है, गजा और फलस्तीन के भाइयों के साथ है। लेकिन स्पीकर साहब, मेरी इस बात में उस वक्त मजबूती आएगी जब हम माशी तौर पर भी अपने पैरों पे खड़े होंगे, और उसके लिए हमें अगर 1250 अरब रुपए आप बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे उसका पता तो चले। कैसे? क्या वेल्थ टैक्स आप बढ़ाएंगे या वेल्थ टैक्स जमा करेंगे? कहां से आप इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जमा करेंगे? 1250 अरब रुपए कहां से लाएंगे? जबकि हालिया साल में सेल्स टैक्स की मद में 1500 अरब, 1.5 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी एफबीआर नहीं कर सका है। 1.5 ट्रिलियन, 1500 अरब रुपए सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में खसारा है। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स के हदफ को बढ़ाते हैं जो कि बिला वास्ता टैक्स है, तो कैसे करेंगे? उसका जवाब वजीर खजाना की तकरीर में नहीं है। सबसे मेरा पहला सवाल तो ये। दूसरा, अब आपको फैसला करना है, मेक और ब्रेक है, कि एक टैक्स ज़दा मईशत सिर्फ महासिल, सिर्फ टैक्स का टारगेट कि ये जमा करना है, किसी तरह ये हो जाए, तो स्पीकर साहब ये इस तरह काम चलेगा नहीं। मईशत बैठ रही है टैक्सों के बोझ तले, आम आदमी की कमर झुक गई है, वो जिंदा दरगोर हो गया है, जीते जी मर गया है, सफेद पोशी के भरम को छुपाकर अपनी इज्जत को लेकर खुदकुशी कर रहा है। बागियाना रुझानात जन्म ले रहे हैं। कल अगर वो सड़कों पर निकल आया तो स्पीकर साहब ये सारे अहदाफ ये धरे के धरे रह जाएंगे। अब हमें प्रो पीपल, अवाम दोस्त, मईशत दोस्त, कारोबार दोस्त, हमें देखें, इंटरेस्ट रेट आपने कम कराया 23 से 11, आप अंदिया दें
कि इसे हम और कम करेंगे और 9% करेंगे। हमने अपने शैडो बजट में कहा। आप ये कहें कि तेल, बिजली और गैस की कीमतों को हम कम करेंगे, और कम करने का आसान फॉर्मूला है कि डबल टैक्सेस है। तेल पर भी टैक्स है, और अगर उस तेल से बिजली बनती है तो उस पर भी सेल्स टैक्स। ये तो, और फिर जो तेल है उस पर 1300 अरब की पेट्रोलियम लेवी अलग, जिसे हर सियासी जमात, पीटीआई जब ऑपोजिशन में होती है तो कहती है गुंडा टैक्स है, भत्ता है। जब पीएमएलएन ऑपोजिशन में होती है तो कहती है भत्ता है, गुंडा टैक्स है। पीपल्स पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो कहती है भत्ता है, ये गुंडा टैक्स है। तो अगर सारी बड़ी जमातें ऑपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स कहती हैं, और जब हुकूमत में आती है तो वो पेट्रोलियम लेवी कायम रहती है, और अब सोने पे सुहागा, जलती पे तेल, अब एक कार्बन लेवी भी लगा दी, 2.5% की कार्बन लेवी लगा दी। तो आप यहां कहां जाएंगे स्पीकर साहब? तो ये सारी वो बातें हैं जो हमें सोचनी है। फिर IMF के किताबचे कहते हैं कि हमारा GDP जो प्रोजेक्ट करना है वो 1,45 अरब है GDP, जिससे आप शरह नमू ग्रोथ रेट को आप नापते हैं, जिससे आप बजट के खसारे को नापते हैं कि 4% है, 5%, 6 या 7%। वो 1,35,000 कह रहा है, आपकी किताब कह रही है 1,14,000। तो बताइए कि फिर अगर 1,14,000 पे वर्किंग होगी तो फिर 1,35,000 का क्या करेंगे हम? हमारी बेस सही होनी चाहिए। ये वो जेन्युइन सवालात है जिस पे इकोनॉमी की बुनियाद रखी जानी है। इस मौके से फायदा उठाना है, लोगों को तामीर और तरक्की के और मईशत के अमल में शामिल करना है। एक ऐसा बजट देना है, ऐसा बजट मंजूर करना है जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सफर पर हमें ले जाए, जो एक वेलफेयर बजट हो, जो जहालत, भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ ऐलाने जहाद हो। स्पीकर साहब, लोगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, तेल, बिजली, गैस की कीमत कम करने के लिए बहुत आसान फार्मूला है। रिस्क लें, 5,500 अरब का है ना आपका ये टैक्स, रिस्क लें। पहले 3 महीने में आप 17% से इस टैक्स को कम करके 15 करें, जुलाई तक सितंबर तक दिसंबर 13%, जनवरी तक मार्च 11% और मार्च तक जून 9%। आप करके देखें आपके लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे। आपका रेवेन्यू का भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपका वैसे ही डायरेक्ट टैक्स का हदफ आपने ज्यादा दिया है। तो स्पीकर साहब, बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम होना चाहिए। बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम होना चाहिए। और ये आर्टिकल 147 में सूबों को ये इख्तियार वफाक को दे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स FBR और वफाक जमा करे, वरना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आर्टिकल 153 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाए, मुश्तरका मवादात की काउंसिल में ले जाए और वहां बैठकर चारों सूबे फैसले करें कि वफाक जमा करे। क्यों सूबे की लायबिलिटीज के मलबे में इस टैक्स को दबाया जाता है? तो स्पीकर साहब, मेरा एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, आर्टिकल 160। अब मैं आता हूं कि पिछले साल जब आप डिफॉल्ट के करीब थे तो फिर हम हाय कार करते थे, आसमान सर पे उठाते थे और हम कहते थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। इस साल न मैंने वजीर आजम, जो कि इंतहाई काबिल एहतराम है, कुछ इक़दाम अच्छे किए, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मजबूत आसाब का मुजाहरा किया पाक भारत जंग में, लेकिन इस बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कोई बात नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि देखें, फिर ऐसी बात करनी पड़ती जो तल्ख होती है। वजीर खजाना ने भी नहीं की, मेरे भाई साथ डार मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहां चला गया? इस साल की चार्टर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी,
ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये नहीं होगा, कल मैं भी नहीं हूँगा असेंबली में, शायद आप भी ना हो, नए लोग आएंगे, यही सारी बातें होंगी। थोड़ा आदाद शुमार को आगे पीछे करके लोगों को कहीं यहाँ रिलीफ देंगे, कहीं वहाँ, ड्राइंग रूम के सोफे को इधर, कुर्सी को उधर, डाइनिंग टेबल को इधर। स्पीकर साहब, इस तरह काम नहीं चलेगा, ऐसे काम। और इसे अच्छा आप सोचो, तशरीफ रखें अफरीदी साहब, सोचो नहीं होता, आप खामोश रहे। बोले ना बोले। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चार्टर, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चार्टर। अच्छा, एनएफसी पर कोई बात नहीं हुई। 2008 में 7वां एनएफसी हुआ, उसके बाद से अब तक एनएफसी नहीं हुआ। हमने प्रपोज किया है इस आईनी तरमीमी बिल में, यह है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चेपिद्दी का शोरबा, वियतनाम, आज उनकी एक्सपोर्ट 200, 300 अरब डॉलर है और हम आज 30 अरब डॉलर पर हम रुके हुए हैं। स्पीकर साहब, हमारी 1 मिलियन बेल कॉटन, 1 मिलियन बेल कॉटन से बांग्लादेश 6.5 अरब डॉलर कमाता है, 6 अरब डॉलर हमारी 1 मिलियन बेल कॉटन से, और हम 1 मिलियन बेल कॉटन से 1.5 अरब डॉलर कमाते हैं। ज़रे मुबादला वो 6 अरब डॉलर और हम 1.5 अरब डॉलर। ये सारा वो फर्क है वैल्यू एडिशन का, जो इंसेंटिव्स देने हैं छोटी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, एसएमईज को। ये बहुत काम की बात है। मैं बजट पे बात कर रहा हूँ, बजट की ये स्पीच है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा सियासी बातों को मिक्स नहीं किया है। स्पीकर साहब, तो पहला रिफॉर्म चार्टर ऑफ इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। दूसरा एनएफसी, और एनएफसी में आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो अपनी तरफ से कोई भी एजेंडा एनएफसी को दें, 8वां एनएफसी कायम करें, तश्कील दें, उसकी मीटिंग कराएं और वहां पर आर्टिकल 160 क्लॉज 2 क्लॉज डी के तहत इख्तियार दें कि जनाब सिर्फ मरकज से सूबों को वसाइल की तकसीम का फार्मूला ना दें, बल्कि मरकज से बराह रास्त पाकिस्तान के 130 शहरों और 130 जिलों को भी उसी फार्मूले के मुताबिक, अगर 5.5 करोड़ आवाम 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल मरदमशुमारी 2 करोड़ 5 लाख कराची में भी रहते हैं, जो कि सिंध का हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। लाड़काना में भी इंसान बसते हैं, नवाबशाह में इंसान बसते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि मरकज से सारा पैसा आए तो वो वजीर आला हाउस में पार्क हो, लाड़काना का मेयर का उसमें कोई हिस्सा ना हो, उसकी कोई मर्जी ना हो अपने शहर को डेवलप करने की। जामशोरो, लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद, ये शहर, फिर कराची जो चलता है तो मुल्क चलता है। कराची जो आपकी मईशत का हब है, जो तरक्की का इंजन है, और वो मैं बहुत ही दुखे हुए दिल के साथ कहता हूं, विद अ वेरी हैवी हार्ट, कि वो माजरत के साथ तमाम बड़ी जमातों की नजर में, उनकी पॉलिसी में, उनके इक़दाम में लोएस्ट प्रायोरिटी पर है, निचली तरजीह पर है। एक कंसेंसस है नेशनल कि कराची को, अब कराची में सिर्फ उर्दू बोलने वाले मेमन, गुजराती, मारवाड़ी नहीं रहते, अब वहां पर मेरे सिंधी भाई भी रहते हैं, बलोची, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी, गिलगित का, ट्राइबल एरिया का, सब रहते हैं। असल पाकिस्तान अगर कहीं है तो वो कराची में है। और उसी पाकिस्तान के लिए 3.5 अरब रुपए K4 के लिए हमने वजीर आजम से बात की, उन्होंने कहा नहीं रखेंगे 30 अरब।
20 अरब तो रखेंगे और जितने चाहिए इस साल मंसूबा मुकम्मल करेंगे। जून 2026 में इंशाअल्लाह मुझे भी यकीन है कि हम और PMLN मिलकर कराची के 4 करोड़ आवाम को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी फराम करेंगे इंशाअल्लाह। बस शेर पढ़े ये मुझे भाई, शेर मैं पढ़े। कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातें अहम है, आपके मुल्क के लिए शेर के अहम है, मुंतज़िर हैं। कौमी यकजहती के लिए अहम है। मैं सबकी बात कर रहा हूं। अगर गिलगित बल्तिस्तान को दे 50 अरब रुपए आप दे रहे हैं, आजाद कश्मीर को 50 अरब रुपए दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 70 अरब रुपए जमशुदा जिलों को दे रहे हैं, 70 अरब जमशुदा दे। फिर कराची को भी तो एक ब्लॉक एलोकेशन में अर्बन पैकेज के नाम पे नहीं, K4 के नाम पे नहीं, सर्कुलर ट्रेन के लिए, सीवेज निकासी आपके लिए और लोगों को इंसेंटिव देने के लिए कम से कम 400 से 500 अरब रुपया, इसलिए कि आपके 19,000 अरब रुपए के टैक्स और नॉन टैक्स महासिल में टैक्स, बल्कि टैक्स और नॉन टैक्स महासिल में 19,000 अरब रुपए में कराची का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 9 से 10,000 अरब रुपए है। जिस शहर का कंट्रीब्यूशन 10,000 अरब रुपए हो, 60 से 70% हो, कराची और हैदराबाद के मुंह के जैसे ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं दिया जाता। तो आप बताइए कि ये शहर कैसे अपने फारूक भाई माइंड अप करें, जारी और सारी रख सकता है। स्पीकर साहब, बहुत अहम बातें हैं। सोशियो इकोनॉमिक चार्टर, NFC, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको एक हरी किताब दिखाई यहाँ पर। ये आईनी तरमीमी बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी। हर जिले के लोग अपनी तकदीर के मालिक बनेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। स्पीकर साहब, बिजली तेल गैस की कीमतों में कम करे, मैंने उसका तरीका। और एक बात और आखिरी बात, प्लीज आखिरी बात जी, हाँ एक देखें, बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उनका औसत बिल 5,000 या 6,000 का आता है, 200 यूनिट। और अगर वो 201 गलती से इस्तेमाल कर लें, वो भी 6 माह तक 200 ना किया, रोजा टूट गया बीच में गलती से, तो बस उसकी सजा। ये कैसे मुमकिन है कि 205 यूनिट है, अब मेरा बिल आएगा उस स्लैब से जिसमें मुझे 10,000, 8,000, 225 से ऊपर है तो मुझे 10,000, 250 से ऊपर है तो 12,000, 200, 300 के करीब 300 यूनिट है। सुने स्पीकर साहब, 300 यूनिट है तो 14,000। ये गरीब आदमी को मार रहे हैं। आप 4 स्लैब्स बनाएं, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275 और 275 से 300। आप देखें लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपके कई लोगों से मेरी बात हुई, मैं आपके तवज्जुह से, आखिरी बात है प्लीज, हाँ मुखातिब आपके तवज्जुह से, आपके तवज्जुह, मैंने पहले ही करेक्ट कर लिया। हाँ है वो तो सूबाई हुकूमत में भी है। हाँ, चट भी मेरी, बट भी मेरी, दोनों हाथ घी में, अब चेयर को एड्रेस करें, वाइंड अप करें प्लीज। जी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा था कि देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे इस साल 700 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि एक ही फैमिली में भी कई लोग ले रहे हैं, कोई स्क्रूटिनी करें, कोई पार्लिमानी कमेटी बिठाएं, है? हाँ। नो अच्छा, नो क्रॉसटॉक। देखें ये रूल्स के खिलाफ है। अब सूरत हाल क्या है स्पीकर साहब, देखें गौर करें कि मेरी बात को मानते हैं मेरे भाई, जो अजरा पीछो साहिबा हैं, फरियाल साहिबा हैं, मानते हैं, वो कहते हैं बात सही, इस पे सोचना चाहिए। और आपके कई लोग कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 3 में डिवाइड कर दें, 200 अरब रुपया रख दें बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए, 200 अरब रख दें बेनजीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम पर, जनरेट करें, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करें, उन्हें छोटे कारोबार का मौका दें, जो स्टार्टअप्स हैं
ठीक उसके है, लिए ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया फारूक भाई। बस अब नहीं, बस अब प्लीज, आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। अभी और देखें, और मेंबरान ने भी बोलना है। नहीं, आधा घंटा हो गया है बस। नहीं, मैं भी हाजिर हूं आपके लिए। माइक खोलें, प्लीज वाइंड अप करें भाई। दूसरी उन्होंने भी 40 मिनट बात की है, उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आपको दोबारा तो अगर आप बार मेरा टेम्पो तोड़ेंगे, बार देखिए, मैं पर्सनलाइज तो नहीं हूं ना आपके साथ, तो ना करें ना। वाइंड अप करें। देखिए, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम जनरेशन और बेनजीर एनर्जी सपोर्ट प्रोग्राम, खुदा की कसम 700 में से 200 या 300 अरब एनर्जी को सपोर्ट दे दें, पूरे पाकिस्तान में 200 से 300 यूनिट वालों के सारे स्लैब्स जो हैं रिलीव हो जाएगा। सिर्फ चंद लाख 1 करोड़ खानदानों को नहीं, कम से कम 5 करोड़ खानदानों के बिजली के बिलों में आसानी हो जाएगी। आप उनको बैगर बना रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आदि बना रहे हैं, सैलानी वाले खाना दे रहे हैं, जेडीसी वाले खाना दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम के साथ? हम अपने लोगों को किस रास्ते पर डाल रहे हैं? ये सोचने की बात है। कोई एक बात भी मैं ऐसी नहीं कह रहा जो गैर मंतकी हो। वाइंड अप करें। वाइंड अप करूंगा इंशाल्लाह। तो एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। स्पीकर साहब, बांग्लादेश का मैंने बताया, अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब्दुल बारी इंडस हॉस्पिटल के स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, गरीबों का टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर, पूरी दुनिया जा रही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर बारी कह रहे कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं अपने हाथों से अपना ये अस्पताल खत्म करूं। अस्पताल इसलिए कि एक डॉलर अगर प्राइमरी हेल्थ केयर पर खर्च कर दें तो टर्शरी हेल्थ केयर के $42 आपके बचते हैं। अगर $1 प्राइमरी हेल्थ केयर पर, प्रिवेंशन पर करें तो $42 आपके सेकेंडरी पे बच जाएंगे। मेरा हेल्थ मिनिस्टर है मुस्तफा भाई, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं कि उनको आपने कितने दिए? कोई 20 अरब भी नहीं दिए। जीडीपी का 5% आहिस्ता आहिस्ता करना है। अभी एजुकेशन में हम जीडीपी का 2% नहीं गए, और ये वो जीडीपी है जो हमारी अपनी 1,14,000, जबकि IMF कहता है 1,35,000। तो हमें ये किताबचे सारे देखने चाहिए। आइए, अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात सबने की, इख्तियार बेग साहब ने भी की। मार्बल, हमारा 1 अरब का मार्बल हम स्मगल करते हैं, इंडिया जाता है। वो 5 से 10 अरब डॉलर की जेम्स, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स पूरी दुनिया की मार्केट में इंसेंटिव दे, टैक्स फ्री जोन बनाए। आपको बाहर से पैसा लाना है, यहां से पैसा जा रहा है। अब भी आपके इंटरेस्ट रेट दूसरों से बेहतर है। अगर 1 करोड़ रुपया कोई रखता है और उसको 9 लाख रुपए साल में मिलेंगे सूद के या मार्कअप के, तो उस पर 30% का टैक्स है। जिसने अपनी रकम पाकिस्तान में, काहे का टैक्स? क्यों टैक्स? वो पैसा आपको काम आएगा। आप लोगों को कहें बाहर से अपना पैसा पाकिस्तान में मुंतकिल करें। भाई बाहर क्यों रखा हुआ है? यहां दे, इंसेंटिव दे। उन्हें कहें कि अगर आपका पैसा यहां है, आप काम करेंगे, टैक्स हॉलिडे देंगे। पूरी दुनिया ने ये किया, हमसे आगे निकल गए। हम कहां पर रह गए? ये एक कराची का और पाकिस्तान का बेटा, एक कराची की जमात, हैदराबाद की जमात, फिर हैदराबाद का क्या असर किया? लोड शेडिंग, एनर्जी लोड शेडिंग। निपरा का मैनुअल है 7.5 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने घंटे हो रही है? 18 घंटे, 16 घंटे, शुक्रिया 20 घंटे। बस शुक्रिया किस बात? बस अब वो मीटिंग होनी है, एक फाइनेंस की मीटिंग होनी है। नवीद कमर साहब ने उस पर जाना है। अब उनका मौका है। आपने रेगुलर मेंबर से 3 गुना ज्यादा बोल लिया है। अब ये फाइनल, ये आखिरी करें बस। 1 मिनट है, मैं बंद कर रहा हूं माइक। 30 अरब से 50 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। और फॉरेन रेमिटेंस का एक आपको छक्का मिला है। इसे रेगुलर बनाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी तो शुक्रिया अदा करें, किया है आपने। लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च,
अरे कोई इंसेंटिव दे, आए ये जमीनें हैं फ्री में ले, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनाए आधी, और आधी पे प्रॉफिट कमाए, विन विन सिचुएशन, पैसा पाकिस्तान में आएगा। यार बिजनेस माइंडेड बने भाई, बिजनेस माइंडेड बने मेरे भाई, कर रहा हूं भाई। अब आप नॉन पीटीए फोन, नॉन पीटीए स्मार्टफोन्स 1,65,000 ड्यूटी, खुदा की कसम 50,000 कर दे बिलाल कियानी, आज 50,000 कर दो ड्यूटी, 50,000 कर दे, मैं गारंटी से कहता हूं 50 अरब रुपए आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएंगे। ये 50 अरब का रेवेन्यू आप। शुक्रिया फारूक साहब, शुक्रिया जी। नवीद कमर साहब, बस अब हो गया, आपने खुद कहा था कि 1 मिनट में आप वाइंड अप कर रहे हैं। नहीं ये 2 मिनट, नहीं नहीं नहीं, बस अब हो गया ना, आधे घंटे से ज्यादा हो गया है अब। जी मैं फारूक सत्तार साहब, आपके लिए बहुत एहतराम है, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आपसे ज्यादा कौन और समझता है। वो आप बैठ जाए ना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और नोट्स उनके साथ एक्सचेंज कर लें। 2 मिनट के बाद मैं बंद कर दूंगा जी। शुक्रिया, चले माइक खोले। 2 मिनट। देखें, सोलर पैनल पर इख्तियार बेग ने सही कहा कि 18% आप उस पर भी टैक्स लगाएं जो सोलर पैनल इंपोर्ट हो रहे हैं, उस पर भी लगा दें, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर क्या उज़र दिया है कमाल का। अरे भाई इधर भी माफ करे उधर भी खत्म करे, ऑल्टरनेट एनर्जी ग्रीन एनर्जी पे जाने नहीं जाना। तो मतलब नेशनल ब्लू इकोनॉमी, कोस्टल लाइफ, मेरीन लाइफ, आपकी मछलियां, आपके झींगे दूसरे डीप सी में आके सारे आपके झींगे मछलियां ले जा रहे हैं, और हम जो है वो सिर्फ देख हाथ पर हाथ मल के बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद एक आखिरी बात सुन लें, नेट मीटरिंग इस्तेसाल। 2.5 लाख लोग कराची में नेट मीटरिंग पर सोलर पैनल लगाकर बैठे हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा बेच रहे हैं, उन्हें बिजली 9 रुपए की बढ़ रही है, वो हुकूमत को, केई को और वापडा को 27 रुपए की बेच रहे हैं। 9 रुपए की उन्हें बढ़ रही है, वो 27 रुपए की बेच रहे हैं, हम आवाम को 35 की बेच रहे हैं, और उस पर टैक्स भी है। यानी 9 रुपए की उन्हें बढ़ रही है, घर में बिजली मुफ्त 9 रुपए की, और बेचो। यानी जिनके पास क्लिफ्टन डिफेंस में सब ने सोलर पैनल लगा लिए, इसलिए कि बिजली ले भी रहे बेच भी रहे, कारोबार मिल गया। तो यार इन चीजों को सोचें अल्लाह के वास्ते हैं। M9 हमारा इनका मरगूब और पसंदीदा मंसूबा, ये पता नहीं 10 अरब रखे, 15 अरब M6 में रखे, M6 में रखे, M9 तो रखा ही नहीं है। M6 नो क्रॉस M9 तो रखा ही नहीं, आप M6 उल्टा छप गया, उल्टा एरर है, टाइपोग्राफिकल एरर है, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप चेयर को एड्रेस टाइपो, अच्छा ऐसा है तो देखें, अगर ये 15 अरब जो कितने दे रहे हैं, हमें एक भी नहीं दे रहे ना, 15 अरब। अच्छा, और K4 को 3.5 अरब। कसम से अगर बिलावल भुट्टो साहब और हम साथ जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास, और नवाज शरीफ साहब से, मियां मंशा से और गौहर एजाज साहब से कहें, तो 15 अरब रुपए वो दे देंगे M9 के लिए, M9 के लिए, और 3.5 अरब रुपए K4 के लिए दे देंगे। हमें वफाक से नहीं चाहिए, हमें ना दे एक पैसा भी ना दे। शुक्रिया, शुक्रिया। नवीद कमर साहब, बस हो गए 2 मिनट आपने कहा था, वो हो गए ना, हो गए 34 से 36 मिनट। आप ठीक है, आप ये बैठ जाए ना, आप ये शेर के अलावा कुछ नहीं। जी माइक खोलें फारूक साहब, माइक खोलें, सिर्फ शेर। ईमान से भीख मांग मांग के तकरीर। शेर पढ़े, शेर पढ़े। हाँ शेर जी। हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देगा तो सब खसारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। नवीद कमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया। वक्त तो बहुत कम बचा है जी। I will try to encapsulate as much as I can in the time that I have been left with.
जनाब स्पीकर, एक बजट जो होता है वो महज एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती। महज 2 और 2 4 को बराबर नहीं करना होता कि इनकम इतनी आएगी, एक्सपेंडिचर इतना आएगा, इसको हमने बराबर करना है और लोगों के सामने पेश करना है। A budget is a policy document. बजट के थ्रू हुकूमत ये चीज़ जाहिर करती है कि आइंदा साल में हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस डायरेक्शन में चलेंगी, थ्रू फाइनेंसिंग, थ्रू नंबर्स एंड बैकिंग अप द पॉलिसी इनिशिएटिव्स विद द मनीज। हुकूमत डायरेक्ट करती है इकोनॉमी को एक तरीके से। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर स्टेटेड पॉलिसी इधर जा रही है और बजट के नंबर्स इधर जा रहे हैं तो फिर हम उसका क्या समझें? किस महज लिप सर्विस है, महज लफाजी है, क्योंकि असली काम तो यहाँ होता है। असली काम तो उस पे होता है कि आपने अगर कहा कि मैं मुल्क को जो है वो जन्नत बना दूंगा, तो उसके लिए आपने पैसे भी रखे हैं जन्नत बनाने के लिए, या सिर्फ एक जलसे का नारा आपने दिया? Unfortunately, I see a lot of contradictions between what is being said at the government level and what is being shown in the numbers in the budget. सर हैं बहुत सारे पॉलिसी एरियाज हैं, लेकिन कुछ चंद जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत हमारा जो है मुल्क का न सिर्फ ये कि हिस्टोरिकली एक मेजर प्लैंक रहा है, लेकिन ज़राअत हमारा फ्यूचर है। बार बार एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल जी, ये मेंबरान से गुजारिश है कि वीडियो बनाना जो है ये रूल्स के खिलाफ है। प्लीज मेहरबानी करें, परहेज करें। पहले डॉक्टर साहब ने टाइम ले लिया, अब आप ले रहे हो। मेरा बिल्कुल बार बार ये कहा जाता है कि हम ज़राअत को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देंगे। सही, अच्छी बात है। और 2 एरियाज ऑफ ग्रोथ बार बार कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड आईटी। पॉलिसी प्लैंक तो ये सर, मैंने ये इतनी जो स्काई स्क्रेपर ऑफ बुक्स मिलता है हमें, उसको छान मारा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया कि हम एक पॉलिसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, दुनिया जो है फूड सिक्योरिटी के लिए पता नहीं क्या क्या काम कर रही है। मुल्क दूसरे मुल्कों में जाके ज़मीनें ले रहे हैं ताकि उनकी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर हो सके। और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं लात मारो, क्या करना है फूड सिक्योरिटी का? सारी दुनिया पड़ी है, हम इंपोर्ट करते रहेंगे एंडलेसली। सर, कई सालों तक, कई दहाइयों तक ये पॉलिसी रही थी। लेट अस नॉट फॉरगेट कि जहां हम आज जा रहे हैं वहां से हम आ चुके थे, कि हम इंपोर्ट करते थे गंदम अपनी और उसको सब्सिडाइज करते थे अपने बजट से। सब्सिडी कहां जाती थी? यूएस फार्मर को, ऑस्ट्रेलियन फार्मर को या यूक्रेनियन फार्मर को? नथिंग फॉर आवर ओन फार्मर। हमने बड़ी मुश्किल से इससे, न हमने बजट से कुछ चीज मांगी, न फार्मर ने कुछ आपको ये कहा कि जी हम जितना पैसा आप बाहर की इंपोर्ट को देते हैं वो आप हमें दें।
उसने सिर्फ ये कहा, भाई मुझे वो कीमत दे दो ताकि मैं गंदम तुम्हें पैदा करके दे दूँ। इतना ही मांगा था ना उसने। 2008 में पीपुल्स पार्टी ने उसूली फैसला किया कि इनफ इज इनफ, हम इस प्राइस पे फार्मर गंदम उगाएगा ही नहीं, इसलिए उस प्राइस को चेंज करके हम एक रीजनेबल उस पर ले। आपने देखा 2 साल के अंदर हम नेट इंपोर्टिंग मुल्क से चेंज होके एक एक्सपोर्टेबल सरप्लस वाले मुल्क पे चले। फिर हमने क्या कहा, ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि पसंद उनको वही चीज़ आती है कि जो इंपोर्ट होता रहे, कमीशनें बनती रहें, और चाहे फार्मर चाहे बाढ़ में या पाकिस्तानी शहरी जाए बाढ़ में, वो चलते चलते वन फाइन डे अब इनके पास एक्सक्यूज तो हर चीज़ का IMF होता है ना, कि जी IMF ने कह दिया कि जी कोई ज़रूरत नहीं फार्मर को पैसे देने की। कहाँ से, मतलब व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इट? आई डोंट थिंक एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द IMF वो अपने मुल्क में इस किस्म की पॉलिसी करता है, जो कि हमें कहा जाता है कि IMF ने कहा है कि नो मोर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट, नो मोर प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ व्हीट, व्हाट सूट्स अस इज दैट वी कीप ऑन इंपोर्टिंग व्हीट। आपने देख लिया इस साल डिजास्टर हुआ, लास्ट ईयर आपने बंद किया प्रोक्योरमेंट, लास्ट ईयर आपने कुछ नहीं किया, इस साल फार्मर ने जवाब ये दिया कि फिर मैं उगाता नहीं हूं। लेकिन इस साल आपने सोने पर सुहागा उसको और लात मारी है। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट ईयर? व्हाट विल हैपन? इंपोर्ट्स। आपके पास इतना ज़र मुआवजा आ गया कि आप इंपोर्ट करते रहो, लोगों के खांचे भी लगते रहे। What kind of a policy is this? ये आपका प्लैंक है, जो रीढ़ की हड्डी है ये आपकी, जहां आप अपनी जो है, और हमें ये लॉलीपॉप्स ना देना कि जी एग्रीकल्चर में हाँ क्रॉप फेलियर्स हुआ, क्रॉप्स में नहीं हुआ, हमने उसको मेकअप किया है बाय लाइव स्टॉक। अरे यार, अगर आपका वीट जो है वो सिक्योर नहीं है, आपका कॉटन सिक्योर नहीं है, आपका मेज सिक्योर नहीं है, आपका राइस क्रॉप सिक्योर नहीं है, बाकी आप भेड़ बकरियों से कितना मुल्क को चलाएंगे भाई? So it is an anomaly and requires a very serious rethinking, because you can't put the country at risk in the name of balancing your budget. Sir, अब कॉटन की बात कर लेते हैं। What have they done to the cotton economy of this country? Pakistan used to run when Field Marshal Ayub was president of Pakistan. You may recall, Pakistan was a major cotton growing country where textiles was built on the cotton crop. ठीक है, उसमें पॉलिसी फ्लॉ था कि आपने कॉटन को सस्ता रखा ताकि टेक्सटाइल आपकी जो है वो ग्रो हो सके, बट दैट वाज चेंज्ड इन द 70s। हमने ग्रोअर को भी जो है इंटरनेशनल प्राइसेस देनी शुरू की, जिसकी वजह से एक बैलेंस है। लेकिन जब आप पूरी इस सारी इकोनॉमी को मूव अवे कर जाते हैं, आप कहते हैं कि अब सिंथेटिक्स आ गए हैं दुनिया में। अब सिंथेटिक्स, भाई को तुम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो नहीं हो कि हम यहाँ केमिकल फैक्ट्रीज लगा के और सिंथेटिक्स बना रहे हैं, मतलब सिंथेटिक्स भी इंपोर्ट हो ना। फिर वंस अगेन वी वेंट टू एन इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और कॉटन को हम आहिस्ता 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 ख़त्म करते गए। ना हमने कोई नया सीड क्रिएट, ये मैंने सुना था प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर में कि एक नई इंस्टीट्यूशन बना रहे। अरे बाबा, कितनी दफ़ा इंस्टीट्यूशंस बनाओगे? ये सिर्फ वो कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, जहां आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम राइट साइजिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये नए एडिफिसेस क्रिएट कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू डूइंग? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। दुनिया में कई हाइब्रिड मॉडल्स हैं सीड प्रोडक्शन के और सीड्स के। आपने अपने रूल्स को सिर्फ चेंज करना है, टिंकर करना है, चाहे वो चाइना से मंगाएं, चाहे वो बायर एंड मोंसांटो से मंगाएं, चाहे वो कहीं से भी मंगाएं।
दुनिया में तो एग्जिस्ट करता है ये सीड, उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो आप ले लें। ये कि हम दहाइयों के भी दहाइयाँ हमने गुजार दी हैं इस चक्कर में कि बस हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नथिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट इज हैपनिंग। बस हमारे ऊपर ये मेहरबानी कर दी कि आपको हमने खून निकाला है, लेकिन थोड़ा सा खून और निकाल सकते थे, वो नहीं निकाला हमने। आपके पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे और टैक्स नहीं लगाया। ओ भाई, इससे आपकी ग्रोथ आएगी एग्रीकल्चर में। आई डोंट सी व्हाट इज हैपनिंग, वी हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग। बट सर, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एग्रीकल्चर में तो हमने क्या किया है हमने, बट लेट्स मूव ऑन। सर फिर दूसरा एक बहुत मेजर बार बार कही जाती है चीज़ें ना, कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। ऑफ कोर्स है, पाकिस्तान इज अ मेजर विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज, विच इट इज। फ्लड्स भी आते हैं, सब चीज़ें। दुनिया ने सारे ने कहा कि उसका जवाब क्या है अगर क्लाइमेट दुनिया में है। वो कह रहे हैं लेट्स गो टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। और पाकिस्तान का इस वक्त क्या है पूरा डायरेक्शन, जहां क्लीन एनर्जी बन रही है उसको रोको। लोग शिफ्ट कर रहे हैं सोलर पे। भाई ये इससे बड़ा कमी जो है अलमिया क्या होगा कि लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। सो ये जो 18% टैक्स लगाया है is to stop Pakistan going towards clean energy? Is this not a reversal of policy? आप दुनिया में पता नहीं कॉप्स पे जाते हैं, इधर उधर पता नहीं क्या क्या कमिटमेंट्स करके आते हैं। बल्कि अभी तो IMF से आपने 1.14 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस का पूरा एक फैसिलिटी दी हुई है, और साथ साथ आप EV पे भी आपने लगा दिया, सोलर पे भी लगा दिया टैक्स। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मुल्क को इस तरफ लेके जाना है या उस तरफ लेके जाना है। सो देयर इज अ नीड टू मैच अप आवर पॉलिसी विद आवर बजटिंग, नॉट द अदर वे अराउंड। एनर्जी रिफॉर्म्स की तो जरूरत है भाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एनर्जी रिफॉर्म्स भी कोई रैशनल होने चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपको फैसला करना चाहिए कि आपने करना क्या है, आगे अपनी फ्यूचर एनर्जी नीड्स कहाँ से मीट करनी है। आपके पास अब माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर इतना बेस लोड आपका मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा हो गया है विद चश्मा कॉम्प्लेक्सेस एंड द कराची कॉम्प्लेक्सेस। उसके ऊपर आपको सीजनल जो मिलता है हाइडल से, these are your two cheapest sources of energy. Along with that, Allah has given us, mashallah, the massive reserves of third coal. ये तीसरा आपका है, और चौथा आपका विंड एंड सोलर है। अगर हमने इस प्रायोरिटी से चीज़ों को नहीं चलाना तो फिर आप ये जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जाएगा। लोगों को ज़बरदस्ती आप जो शिफ्ट करा रहे हैं, अभी जो आपने कैप्टिव पावर से गैस कटवा के उनको गन पॉइंट पे कहा कि तुम लोग जाओ ग्रिड पे, तो आप लोग ग्रिड महंगी करते जाओगे, उतना ही लोग जो हैं आपसे शिफ्ट अवे होते जाएंगे, और जितना आप शिफ्ट करेंगे लोग आपसे, उतना बाकी जो लोग बच जाएंगे वो चोरी करेंगे या फिर इतनी महंगी बिजली देंगे कि वो कहीं दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। सो देयर इज अ नीड टू रीथिंक दैट एंटायर पॉलिसी। हमने सर्कुलर डेट यहाँ तो ख़त्म करते करते अब माशाल्लाह गैस में भी शुरू कर दिया है, और गैस में इसलिए अब इसमें ऐड किया है। इनसे पूछो कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का लॉस होगा सुई सदर्न को और एक हद तक सुई नॉर्दर्न को, जब आपके कंजम्पशन पैटर्न जो है वो चेंज होगा। आप यहाँ से लोगों को निकालेंगे इंडस्ट्रियल और कैप्टिव पावर से, और आप उनको या डोमेस्टिक में या कहीं और जहाँ ज़्यादा सस्ता टैरिफ है वहाँ बेचेंगे। द कंपनीज विल गो बैंकरप्ट। सो हाउ इज दिस अ गुड पॉलिसी?
सिर्फ ये कहते ना कि जी बोर्ड चेंज कर दो, बोर्ड जो है उनके पास जादू की छड़ी है, एवरीथिंग विल बी तो हंकी डोरी, नहीं होता है ऐसे। यू हैव टू चेंज द एंटायर मिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू इन्वेस्ट हेविली इनटू। अब ये जो कहते हैं ना कि नाकारा डिस्कोस हैं, नाकारा डिस्कोस पे आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? लंबी लंबी लाइनें हैं आपके पास। जो है जाहिर है जो रूरल ग्रिड्स हैं दे आर फार लेस सफिशिएंट देन जो एक जगह पे कंसोलिडेटेड ग्रिड हैं, वो तो आपको आएगा टोटल एब्सोल्यूट नंबर्स में। तो आपको पता है कि अभी भी प्रोबेबली लाहौर इलेक्ट्रिक हैज मोर पावर लॉसेस देन एनी ऑफ द अदर आउटलाइंग डिस्कोस। लेकिन आप इन्वेस्ट करें, पैसे डालें। आप कई बार हर हुकूमत आती है ये बातें करती है, वही वाली हुकूमत। आज इनके डॉक्यूमेंट में देख रहा था, उसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। भाई करो तो सही ना, पैसा तो डालो ना, इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पैसा डालो। इंस्टेड ऑफ हैविंग डिस्कोस यू कैन इवन ब्रेक इट डाउन एंड गेट पीपल टू कम इन एंड इन्वेस्ट इन दोज। लेकिन इन्वेस्टर तो तब आता है ना जब कोई रिटर्न होता है। अगर रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो पैसा कौन डालेगा इधर? सो वो पैसे डालने की हम बात कर रहे हैं, खुदा खुदा करके हमने आई थिंक ये ज़्यादा स्टार्क था पीटीआई हुकूमत के दौर में कि हम समझाते थे कि भाई नैब एंड इकोनॉमी कैन नॉट गो टुगेदर। उनको 3 साल लगे समझने में, आखिर उनको समझ आई कि भाई बिजनेसमैन को नहीं आप कोर्सिव मेजर से, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, लोग पैसे लगाएंगे ही नहीं, भाग जाएंगे, बिकॉज आर्बिट्रेरीनेस जो है वो आपने उधर डाल दी। तो आपने कहा अच्छा चलो नैब तो ख़त्म हो गया, हम नैब वाले पावर्स एफबीआर को दे देते हैं। आर्बिट्रेरीनेस वहाँ से निकाल के इधर डाल दी। भाई कौन पैसा लगाएगा? अगर मुझे पता है कल को मेरी बेइज्जती होनी है, कल को एक जो है एफबीआर का ऑफिसर आके मेरे ऑफिस दफ्तर में घुस के मुझे गिरफ्तार करेगा, तो इस चीज़ के लिए मैंने पैसे लगाए। देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट वी टोटली सपोर्ट द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट्स policy to increase your revenues, policy to bring the tax to GDP ratio to a acceptable level, and we are still moving in that direction but still not there. So there is a need, but it's not the what to do, it is the how to do part which needs to be looked at. Because if all that we are doing is to give unfettered powers, and frankly speaking, we will be looking at it in detail in the Finance Committee, we are examining these laws. कि बाबा ये पावर तो हम resist कर रहे थे कि जब हमसे कहा जाता था कि एंटी टेररिज्म वालों को भी इतना अनफेटेड पावर दे दो और औरों को भी दे दो, तो उसको भी resist किया गया ना। तो इधर तो हम नहीं देंगे ना इस तरह से। सो वन हैज़ टू बी रैशनल अबाउट दीज थिंग्स। वाई आप बैल मुझे मार वाली बात क्यों करते हैं? करें, आए, इंसेंटिवाइज भी करें, उसमें भी हम आपके साथ हैं, और पिनलाइज भी करें, उसमें भी हम आपके साथ हैं। लेकिन नो आर्बिट्रेरीनेस, नो आर्बिट्रेरीनेस इन एनी ऑफ द एफर्ट्स दैट आर गोइंग ऑन। सर, इट्स कमेंडेबल कि हुकूमत ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, कुछ एफर्ट के थ्रू इन्फ्लेशन को जिस लेवल तक पहुंच गई थी और टोटली अनसस्टेनेबल लेवल, वो लाए उस लेवल तक जो कि 4.5% लाना, इट इज़ स्टिल स्टेइंग द कोर्स वाली बात है, और उस पर उनको बिल्कुल शाबाश मिलनी चाहिए। और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, उसकी वजह से आपका जो डेट सर्विसिंग का पोर्टफोलियो है वो कम हुआ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस, जो फारूक भाई पूछ रहे थे ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे डेट सर्विसिंग कम करके हम डिफेंस में लेके गए। तो
इंशाल्लाह वो होगा, लेकिन मुझे लेट मी पुट इन अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर। सी, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे जब हम कोई गेन्स करते हैं तो हम रिकग्नाइज करें कि वो गेन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अगर ऑयल प्राइसेस दुनिया में कम थी, जिसने हमें मदद की कि हम अपने इन्फ्लेशन को नीचे लाएं, तो आज एक जंग छिड़ गई है मिडल ईस्ट में, और दो ऑयल प्राइसेस आर अगेन अंडर प्रेशर एंड मूविंग अप। अब कितना ऊपर जाती हैं, कितना ये जंग चलती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारी बजटिंग पे बहुत होगा। सो हमें इसका फैक्टर इन आज से ही करना चाहिए कि कल अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या पॉलिसी लाइन होगा। मैं आज सुन रहा था डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक फिगर यूज़ किया कि अगले साल 8% इन्फ्लेशन होगा। दिस इज़ हायर देन what is written in the books, and this is higher than even what the IMF has said you will have, which means, is there a thinking, or was this a casual bending about of a number? One has to see, and agar inflation 8% अगर आपने बजटिंग 7 पे की है या इससे भी कम पे की है और 8% पे जाती है, तो क्या आप और टैक्सेशन लाएंगे? क्या आप पंप पे महंगा कर देंगे और पेट्रोल को? जो भी करना है वो प्लीज सामने रखें। वी नीड टू सी द डायरेक्शन इन विच यू इंटेंड टू गो। सो सर, मेरा जो थ्रस्ट पूरी बात का, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मूव ऑन बिकॉज एज यू सेड आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग। एट द एंड ऑफ द डे एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए हमें, और कंसिस्टेंट पॉलिसी वो हो जो कि आपकी स्टेटेड हो, जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों में हम सुनते हैं वो बात यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट नीड्स कोर्स करेक्शन, एंड देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम बिटवीन नाउ एंड द 26th of June when we are supposed to pass the budget. तो there is a need for further dialogue, और डायलॉग भी सर मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए। यू कांट IMF के साथ भी हमारा जो जितना भी इंटरेक्शन रहता है, प्लीज़ उसमें पॉलिटिकल इनपुट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप क्यू ब्लॉक के जो ब्यूरोक्रेसी है वो जाके हमारे हाथ पांव बांध के फिर आ जाए, फिर ये तो हम कमिटमेंट करके आ गए। आज के नहीं, 3 साल पहले कमिटमेंट की हुई थी भाई, 3 साल पहले भी वही लोग गए थे, आज भी वही लोग बैठे हुए। देयर इज़ अ नीड फॉर greater consultation, wider consultation, which will help us reach the goals that we, along with IMF, we can understand that we can't move away from that policy. लेकिन wider consultation, एक ज़माना था जब even opposition was consulted by the IMF. अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो closed door policy होती जा रही है। I think there's a need to open that door. There's a need to get more political input. आप खुद देखते हैं कि अगर सही पॉलिटिकल बात है तो वो बात मैं भी करूंगा, वो हमारे यूपी करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर भी करेंगे, लेकिन मे बी वो लोग जो कि सेंसिटिव नहीं है टू द पीपल वो ना करें। सो इट्स टाइम दैट वी ओपन दैट। ये तो साल गुजर गया, ये बजट पे हो जाएगा, लेकिन अगले बजट्स भी आने हैं। IMF प्रोग्राम तो अभी 7 साल का है, सो इट विल गो ऑन। आई थिंक माई एडवाइस टू द गवर्नमेंट वुड बी to open that door and have greater consultation before we shackle ourselves into conditionalities which we find very difficult to fulfill. Sir, thank you very much. I hope that this is only the beginning and we move towards corrections so that by the time we wind up the budget on the 26th, we have a better budget